हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं ललित खुमरा। देखो, मैं जो लाइव आया था उसके माध्यम से मैं आपको बताया था कि आज से जो मेरी क्लासेज हैं वो व्यवस्थित रूप से अपन संपूर्ण इतिहास की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना, अगर जो अपना जो टॉपिक है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। और इस सिंधु घाटी की सभ्यता में आप ध्यान में रखना, पहली बात तो अपन बात करते हैं केवल इतिहास की। देखो, ध्यान से ये सुनना कि अपन इतिहास से जो पढ़ेंगे ये किस तरह से या किस आधार पर हम इसको चरणबद्ध रूप से अपन इसको पढ़ेंगे। तो पहली बात आप ध्यान में ये रखना कि इतिहास को अपन 3 चरणों में विभाजित करते हैं। एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, एक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। देखो, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में अपन पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहला जो मोस्ट जो टॉपिक चलता है इसमें सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता। इसके बाद में अपन बात करेंगे महाजनपद काल, महाजनपद काल। इसके बाद में अपन बात करेंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। इसके बाद में बात करेंगे अपन जैन धर्म की। इस प्रकार से अपन सारे संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास की अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में आएगा जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, आदि की अपन चर्चा करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, जो आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ध्यान में रखना, देखो आप पेन और कॉपी आप अपने साथ में रखें। जितना भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा उसमें सारी चीजें आपको बताऊंगा, और बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि इतिहास से अब कहीं पढ़ने की आपको आवश्यकता है। तो ध्यान में ये रखना, पहली बात तो कि अपना जो टॉपिक आप लगा लें कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा। अपन बात कर रहे हैं किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत जो प्राचीन इतिहास में चलता है। इससे आप समझ ध्यान में रखना, जो इतिहास जो है, इतिहास सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि इतिहास के पिता किसको कहा जाता है। इतिहास के पिता कौन है? तो इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को, हेरोडोटस। अब देखो, हेरोडोटस कहां का निवासी था? तो आप ध्यान में रखना, यूनान का। कहां का निवासी है? यूनान। इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। और हेरोडोटस कहां का निवासी था? यूनान का। हेरोडोटस देखो, अब भारत में कब आया था? भारत में आया कब है? तो भारत में कब आया था? 5वीं सदी में, 5वीं सदी। और 5वीं सदी में भारत में आने के बाद इसने एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था उसका? हिस्टोरिका। ध्यान में यह रखना कि इतिहास के पिता है हेरोडोटस। हेरोडोटस यूनान का निवासी था, भारत में आया है 5वीं सदी में, और इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिका। डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ में किसका विवरण मिलता है? किसका विवरण मिलता है? तो आप बताना इसमें युद्धों का। किसका विवरण मिलता है? युद्धों का विवरण। इसमें जितने भी युद्ध हुए हैं उनकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ से। ये ध्यान में रखना। इसके बाद में आप ध्यान में ये रखना कि जो इतिहास है, ये अपना इतिहास जो बना है, जो वर्तमान जो इतिहास बन चुका है, वर्तमान इतिहास तक आने में जो आप कह सकते हैं कि इतिहास अपने निर्माण तक कुल 3 चरणों से होकर के गुजरा है। कितने चरणों से? 3 चरण। अब वो इतिहास के जब वर्तमान जो निर्माण हुआ तब तक ये कितने चरणों से होकर के गुजरा है? 3 चरण। पहला जो चरण है इसका नाम है प्राक इतिहास। कौन सा है? प्राक इतिहास। दूसरा चरण है आद्य इतिहास।
और तीसरा चरण है इतिहास। इतिहास इतिहास अपने निर्माण तक कितने चरणों से होकर के गुजरा है? 3 चरणों से। पहला है प्राक इतिहास, दूसरा है आदि इतिहास और तीसरा कौन सा है? इतिहास। अब देखो प्राक इतिहास क्या है, आदि इतिहास क्या है और इतिहास क्या है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखना डियर फ्रेंड्स, पहली बात अपन चर्चा करेंगे प्राक इतिहास की। अब देखो प्राक इतिहास क्या है, सबसे इजी है। प्राक इतिहास में सुनना ध्यान से कि प्राक इतिहास में हम मानव के उस क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हैं जिसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? लेखन कला का ज्ञान नहीं था। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि प्राक इतिहास जो वह काल था, इस प्राक ऐतिहासिक काल में लेखन सामग्री नहीं थी। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि प्राक इतिहास में ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया। ऐसे मान लो कि मैंने आपके सामने ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मैंने ये जो बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि प्राक इतिहास में हम मानव के उस क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हैं जिसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। अर्थात इसमें इस काल में ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया है। यह बात समझ आ गया। इसके बारे में ध्यान में रखना कि प्राक इतिहास का उदाहरण कौन सा है। तो उदाहरण में आप ध्यान में रखना एग्जाम्पल में पाषाण काल। कौन सा काल है? पाषाण काल। अब देखो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं आदि इतिहास की। आदि इतिहास में ध्यान में रखना कि इसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान था। इसमें क्या था? मानव को लेखन कला का ज्ञान था। अर्थात आप कह सकते हैं कि आदि इतिहास में हम मानव के उस क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हैं जिसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन अपने पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए जो अवशेष हैं वो आज तक हमारे विद्वान पढ़ नहीं पाए। जिस प्रकार से मैं कहूंगा कि ऐसे मान लो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने ये लिखा है, अब आप बताओगे क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। तो अर्थात आप कह सकते हैं इसमें इस काल में आदि इतिहास में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इसमें आप उदाहरण देंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहां से कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आदि ऐतिहासिक काल का, दूसरा है इतिहास का, तीसरा है प्राक इतिहास का और चौथा है पौराणिक काल का। तो किसको बताना है? आदि इतिहास काल का। तो अर्थात आप बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की देन है? आदि ऐतिहासिक काल की देन है। इसके बाद ध्यान में रखना तीसरा है अपना इतिहास। इतिहास में आप ये बताना कि इतिहास में लिखा भी गया था और पढ़ा भी गया था। अर्थात इतिहास की जो शुरुआत हुई है वह कब से हुई है? महाजनपद काल से, अर्थात 6वीं सदी से। कब से मानी गई इसकी शुरुआत? 6वीं सदी से। इस काल में अपन मानव जो विकसित, उसका मतलब दिमाग विकसित हो चुका था, तो लेखन सामग्री की भी उपलब्ध थी और जो इनमें जो विद्वानों ने जो लिखा उसको आसानी से पढ़ा गया है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि प्राक इतिहास काल में ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया। आदि इतिहास में लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया था। इतिहास में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। यहां तक किसी को दिक्कत? नेक्स्ट देखो, मैं चर्चा करेंगे अभी सिंधु घाटी की सभ्यता की। अब देखो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली बार जब इसका खुदाई कार्य हुआ, जब इसको प्रारंभ जब किया गया था, तो इससे पहले एक विभाग बनाया गया सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के कि जो भी संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण भारत में जो सभ्यता जो खोदी जाएगी या जो खुदेगी, उसके अनुसार एक विभाग बनाया जिसका नाम था पुरातत्व विभाग। कौन सा है? पुरातत्व विभाग। अब देखो पुरातत्व विभाग बनाया गया और पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली। ध्यान में रखना पुरातत्व विभाग से 3 डेटे आप ध्यान में रखना कि एक तो 1861, एक है 1871
और एक है 1904। ध्यान में रखना कि 1861 को क्या हुआ कि 1861 ईस्वी को अलेक्जेंडर जो कनिंघम था, अलेक्जेंडर कनिंघम, इस अलेक्जेंडर कनिंघम को सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया है? सर्वेक्षक। तो पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षक नियुक्त किसको किया गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। कब किया गया था? 1861 को। अर्थात आप कह सकते हैं इसी के कारण इस अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, प्रश्न पूछ ले कि पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसके बाद ध्यान में रखना कि 1871 है, इस 1871 ईस्वी को पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। प्रश्न पूछे कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई है? 1871 को। सर्वेक्षक नियुक्त कब किया गया था? 1861। किसको किया गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और इसी को भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। स्थापना हुई है 1871 ईस्वी में। 1904 में देखो, 1904 में इस पुरातत्व विभाग का केंद्रीकरण कर दिया गया था। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसके समय में लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है 1899 से लगाकर के 1905। अब देखो उस समय 1899 से 1905 के मध्य में सन आ रही है 1904। तो इस समय लॉर्ड कर्जन क्या था? गवर्नर जनरल। और इस लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसकी व्यवस्थित स्थापना हुई। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसका केंद्रीकरण किया गया है। तो पुरातत्व विभाग जो बनाया गया था, ये जो सभ्यता जो खुदेगी उसके अनुसार इसका सर्वेक्षण करेगी और जितनी भी महत्वपूर्ण जो वस्तुएं यहां से निकाली जाएगी उसके रखरखाव के लिए कौन सा विभाग बनाया गया है? पुरातत्व विभाग बनाया गया है। अब देखो नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है। अब देखो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों रखा। तो आप हेडिंग डाल लें कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, इसके आधार पर कई तथ्य अपने को प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? ऐसा क्या कारण था? तो आप बताना कि यह अपना ऐसे मान लो भारत देश है। इस भारत के उत्तर और पश्चिम जो भाग है, इस उत्तर पश्चिम भाग में 7 प्रकार की नदियां बहा करती है। कितने प्रकार की नदियां बहा करती है? 7 प्रकार की नदियां बहा करती है। और इस 7 प्रकार की नदियों में सर्वप्रमुख जो नदी हुआ करती थी वह कौन सी हुआ करती थी? सिंधु नदी। कौन सी नदी हुआ करती है? सिंधु। अब देखो संपूर्ण जो ये क्षेत्र है उत्तर पश्चिमोत्तर भाग में, भारत के उत्तर पश्चिमोत्तर भाग में 7 प्रकार की नदियां बहा करती है। और इसमें जो सर्वप्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु। इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो पश्चिमोत्तर जो भाग है इसको सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से भी जाना गया है। किस नाम से? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश किसको कहेंगे आप? उत्तर पश्चिमोत्तर भाग को। नेक्स्ट ध्यान में यह रखना कि सबसे पहली बार जो सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं, सबसे पहली बार जो सभ्यता के प्रमाण मिले हैं वह सिंधु नदी के तट पर मिले। इसके कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया है। ये बात समझ में आ गई। अब आपने यह भी सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा। अब इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो आप ये भी ध्यान में रखना कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ध्यान में रखना, इसी का तीसरा नाम मिलता है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सभ्यता। अब देखो इसको हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो अर्थात आप बताना कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसको हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों कहा गया? सर्वप्रथम खोजा गया स्थल तो कौन सा है? हड़प्पा। और सबसे बड़ा ज्ञात स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है?
मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहली बार खोजा गया कौन सा? हड़प्पा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। इसके कारण इस सभ्यता को, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आप ध्यान में रखना नगरीय सभ्यता। इसको देखो नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे क्या तात्पर्य है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम नगरों के प्रमाण अपने को मिले हैं, जिसके कारण से इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ध्यान में रखना कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वप्रथम कांस्य धातु से परिचित थे, या इसका भारत में सबसे पहले आविष्कार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। इसके कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो सिंधु जो निवासी हैं वह निम्न धातुओं से परिचित थे। तो जिसमें कौन कौन सी धातुएं हैं? ये तो सोना, चांदी, सीसा, टिन और तांबा। किस किस से परिचित है? सोना, चांदी, सीसा, टिन और तांबा धातु से परिचित है कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ये बात समझ आ गई। सिंधु घाटी सभ्यता में आप ध्यान में ये रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो प्रमाण जो सबसे पहली बार जो मिले हैं वो कहां पर मिले हैं? सिंधु नदी के किनारे पर मिले हैं। इसके कारण इस सभ्यता को किस नाम से जाना गया है? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसमें सर्वप्रथम स्थल कौन सा प्राप्त हुआ है? खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। इसके कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सभ्यता, इसमें आप ये ध्यान में रखना कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहली बार खोजा गया है स्थल है, और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थल कौन सा सबसे बड़ा है? तो आप बताना मोहनजोदड़ो। इसके बाद इसको नगरीय सभ्यता, यहां पर सबसे सर्वप्रथम नगरों के प्रमाण जो मिले हैं वो कौन सी सभ्यता मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसको कांस्य युगीन की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखना, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा, और ये मेरा आज पहला वीडियो है। आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको शेयर जरूर करना। और जो मेरी जो ऑनलाइन क्लासेज, आपका जो मैंने जो YouTube चैनल बनाया है ललित सर खुरमपुरा के नाम से, इसको अधिक से अधिक शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना। जो ऑफलाइन जो क्लासेस चलती है वह तोरावाटी इंस्टीट्यूट सोमू जो है वहां पर अपनी ऑफलाइन जो क्लासेस चल रही है। अभी तो फिलहाल तो अभी लॉकडाउन जो चल रहा है, इसके जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो जाएगा उसके बाद में अपनी यथावत क्लासें ऑफलाइन कोई लेना चाहिए तो अपने को वहां पर आप जरूर आप पधारें। आपका वेलकम, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। क्लिक कर दो ऊपर बस।